हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। आज के इस वीडियो में जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जो आने वाले एग्ज़ाम, यदि आप किसी भी स्टेट पीसीएस का या जुडिशरी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिससे संबंधित ये सारे जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे यहाँ पे ये है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, यानी कि जो संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में, ठीक है, जो ये पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है या संविधान में दिया गया है, वो याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये प्राप्त किया गया। यानी कि अगर कहीं भी पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है इसे ये संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो ये याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, और इसे किस भाग में जोड़ा गया है तो याद रखिएगा ये भाग जो है यहाँ पे 9 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए सही होगा। भाग 9 में जो है ये पंचायती राज संबंधित व्यवस्था का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे और भी जो ऑप्शन बी है यहाँ पे ये जो भाग 6 बताता है किस चीज़ से किससे संबंधित प्रावधान है। तो राज्य से जुड़ी हुई, ठीक है, राज्य से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो भाग 6 में बताई हैं। वहीं राज्य का डिफिनेशन जो है आर्टिकल 12 में बताया गया है कि कौन कौन से चीज़ें जो है राज्य के परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पे जो ये पार्ट 3 दिख रहा है ये डिस्कस करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारे क्या मौलिक अधिकार हैं। और जो पार्ट 4A डिस्कस करता है ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, यानी कि ये मौलिक कर्तव्य के बारे में जो है बताता है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है 4A आर्टिकल 4A में जो है बताता है। वहीं जो आर्टिकल 4 है वो बताता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि भारत के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये बताता है। तो यहाँ से जुड़ी हुई इतनी सारी जानकारियाँ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पे जो थर्ड स्टेज की बात करता है, थर्ड स्टेज इसे कह सकते हैं तृतीय तल या तृतीय स्तर। ठीक है, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है ये देखिए ये थर्ड स्टेज ये जो है 1992, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। 1992 में 73वां 73 और 74वां संवैधानिक संशोधन किया गया और इसे जोड़ा गया भारतीय संघात्मक व्यवस्था को। यानी कि जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है इसको जो है 73वें और 74वें दोनों संविधान संशोधन में जोड़ा गया। लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन है वो जो है देखो सरकार जो है एक ग्रामीण स्तर पे होता है, स्थानीय सरकार जिसे कहते हैं, और एक होता है शहरी। तो याद रखिएगा जो ग्रामीण लेवल पे सरकार है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रामीण या हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार। ग्रामीण या स्थानीय सरकार को जो है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन में जो है ये बात करता है शहरी
शहरी स्थानीय सरकार के बारे में, ठीक है, शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करता है। इसी को ही, जो शहरी स्थानीय सरकार, इसी को ही हम नगर पालिका संस्थान, नगर पालिका के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आओगा। तो जो थर्ड स्टेज की बात करता है, संघात्मक व्यवस्था जो का थर्ड स्टेज है, वो 1992 में जो है ऐड किया गया था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है। यानी कि जो आर्टिकल 3 है, ठीक है, वो कह रहा है कि इसके द्वारा जो है संसद का कौन सा ऐसा, ये नीचे पॉइंट दे के रखे हैं, इनमें कौन सा संभव नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि जो अनुच्छेद 3 है, यानी कि आर्टिकल 3 है, वो क्या प्रावधान करता है। ये बताता है कि आर्टिकल 3 के तहत जो है, जब हम कोई नए राज्य का क्या होता है, निर्माण हम करते हैं, यानी कि नए राज्य का निर्माण, या उनका जो क्षेत्र है या उनकी जो सीमा है, ठीक है, जो एरियाज़ हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन करना है, ठीक है, उनमें अगर परिवर्तन करना है, चाहे अधिकार या शक्ति की बात है, तो ये याद रखिएगा वो कहाँ पे है, सारे के सारे जो है भारतीय संसद में निहित होते हैं। ये सारे जो चीज़ें हैं बदलने का, वो कौन बदल सकता है, जो भारतीय संसद है उसी में निहित होते हैं और उसे बदला जा सकता है। जबकि जो आर्टिकल 1 होता है, अनुच्छेद 1 के तहत जो है क्या किया जाता है, संघ का नाम देके रखा है। आर्टिकल 2 में जो है ये बताता है कि किसी भी भारतीय, जैसे अनुच्छेद 2 में क्या है कि संघ और नए राज्य का जो स्थापना है, ठीक है, नए राज्य की स्थापना से संबंधित प्रावधान है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नए राज्य का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे दे के रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा है, ये कह रहा है कि कौन 3 के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर मेरा डी है, ये नए राज्यों का प्रवेश जो है इसके अंदर नहीं आता, जबकि नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन, ये सारा जो है आर्टिकल 3 में जो है कवर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है वो डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, यानी कि किस पदाधिकारी को हटाएंगे तो वहाँ पे संसद की कोई भूमिका नहीं होगी। यहाँ कुछ नीचे ऑप्शन दे के रखे गए हैं, वो कौन कौन से। सबसे पहले तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे के रखे गए नीचे, यहाँ पे हमको बताना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 दे के रखा है, केवल 3, ठीक है, 3 यहाँ पे सही होगा, यानी कि डी वाला सही है। अध्यक्ष, जो संघ लोक सेवा का अध्यक्ष है, उसे सांसद के द्वारा जो है, यानी कि संसद के द्वारा जो है और नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है, यानी कि उसमें उनके पदाधिकारियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आर्टिकल 317 है, ठीक है, अनुच्छेद 317, वो बात करता है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अगर कोई सिद्ध कदाचार पाया जाता है, अगर अध्यक्ष जो है सिद्ध कदाचार पाए गए हैं ऐसे कंडीशन में, तो जो राष्ट्रपति होता है उसके आदेशानुसार, ठीक है, उनके आदेश के अनुसार जो है उनको पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा।
वहीं उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर न्यायालय जो है जो आर्टिकल 145 होता है, आर्टिकल 145 के अधीन क्या होता है, वहाँ पे जांच करने का आदेश देता है। और उच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो है एवं भारत के जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, यानी कि इन तीनों को हटाने के लिए जो है याद रखिएगा संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, केवल और केवल जो है 3 है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, जिनमें जो है पदाधिकारी इसको हटाने के लिए संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है किसमें, राज्यपाल में या भारत के निर्वाचन आयोग, जिला पंचायत राज्य अधिकारी या राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी पंचायत से संबंधित या निर्वाचन के अधीक्षण, सुपरविजन या कंट्रोल की जो भी पावर होगा वो राज्य के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत होगा। इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 243 का क्लास 1 है, याद रखिएगा। ये जो बताता है कि इसके अनुसार पंचायत नगर पालिका का जो भी चुनाव होगा उसकी जो नामावली तैयार करना है या चुनाव की जो भी प्रक्रिया है, संचालन है, उसको नियंत्रण करना है या निर्देश, कोई भी निर्देश हो, ये सारी चीज़ें किसमें निहित होती हैं, राज्य के निर्वाचन आयोग से संबंधित होती हैं और वो उन्हीं में निहित होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 जो है ऑप्शन दे के रखे गए हैं। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमेटी, इन सभी में से कोई आर्टिकल नहीं है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चूँकि केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या होता है ये भी समझिए। ये जो है क्या होता है कि जो केंद्र सरकार है उसके कोई भ्रष्टाचार, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, ठीक है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है एक संस्था बनाएगी 1964 में, 1964 में जो है एक संस्था बनाएगी जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग कहते हैं। जो केंद्र जो सत्ता में है या जो केंद्र सरकार है उसकी जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिए, जांच करने के लिए ये एक संस्था है जो 1964 में इसका गठन हुआ। और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ ले जाता है कि जो CVC है यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमेटी या केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन हुआ था, ठीक है, वो किस समिति के द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा समिति का नाम है संथानम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये, संथानम समिति। संथानम समिति के द्वारा जो है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ। और सिंपल सी बात है, ये जो है मूलतः क्या था, केंद्रीय सतर्कता आयोग का न तो कोई विधिक सांविधिक संस्था थी न तो संवैधानिक। लेकिन 2003 में क्या हुआ, 2003 में जो है संसद द्वारा एक विधि पारित करके इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर दिया गया, यानी कि 2003 में इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर तो डी सही है, लेकिन आर्टिकल जो 280 यहाँ पे देकर रखा है वो किससे संबंधित है। तो ये आर्टिकल 280 जो है ये वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है। वहीं 268 क्या बताता है, 268 जो है संघ द्वारा जितने भी उद्गृहित या जो भी कार्य होते हैं या राज्य सरकार के द्वारा जो है विनियोजित जो शुल्क होते हैं, ठीक है, जो विनियोजित शुल्क होते हैं वो 268 में बताता है। ठीक है, 276
आर्टिकल 276 में क्या होता है, जो भी व्यापार हैं, आजीविकाएं हैं, जो भी उसके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित हैं, ऐसे कह लेते हैं कि जो व्यापार है या वृत्ति है या कोई भी आजीविका से संबंधित जो नियोजन है वो आर्टिकल 276 जो है बताता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो मूल कर्तव्य है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो भाग 4A में देकर रखा है, ये सही है, यानी कि ये सुमेलित जो है सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 में होता है, ये भी सही सुमेलित है। भारत का न्यायाधीश ये भी सही, महान्यायावधि ये भी सही है। ये जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर जो सी है भारत का महान्यायवादी, ये सही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। बाकी डी जो है ये सही सुमेलित है, ए भी सही सुमेलित है और ये भी सही सुमेलित है। ठीक है, एक्चुअली में भारत का जो महान्यायवादी है वो जो है 5 में है। ठीक है, भाग 5, और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 76 है, तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायावधि और को बताया गया है, और भाग जो है कौन सा है, भाग 5 है, जबकि यहाँ पे देकर रखा है भाग 13। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही तरीके से सुमेलित नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकता से संबंधित है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, जो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है डिस्कस करता है, वो जो है नागरिकता से संबंधित यहाँ पे ये चीज़ें दे के रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो याद रखिएगा सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति होती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब देखिए, प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। क्यों सबसे बड़ी समिति है, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्राक्कलन जो समिति होती है इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो टोटल 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, मेंबर की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये सबसे बड़ी समिति है, और इसके जो सदस्य होते हैं केवल जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। याद रखिएगा, केवल जो है लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो क्या पॉइंट्स हमने देखा कि जो प्राक्कलन समिति होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है, लोकसभा द्वारा इसके मेंबर निर्वाचित होते केवल, और टोटल मेंबर जो इसमें होते हैं वो 30 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आगे जो आता है वो आता है लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति क्या होती है, लोक लेखा समिति में क्या होता है कि दोनों सदनों द्वारा जो है ये निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से होते हैं, और टोटल इसमें 22 मेंबर होते हैं। ठीक है, टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं, 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 मेंबर जो किससे होते हैं, 15 मेंबर लोकसभा से होंगे, और 7 मेंबर जो है कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे। ठीक है, जो लेखा समिति है उसमें से 15 मेंबर जो है लोकसभा से होंगे, और 7 मेंबर जो है राज्यसभा से यहाँ पे होंगे। इसका जो कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष के लिए होता है, ये बात याद रखिएगा। इस समिति का जो कार्यकाल होता है केवल 1 वर्ष के लिए होता है। उसके बाद आता है सरकारी उपक्रम समिति। ठीक है, यहाँ पे दिया है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में क्या होता है कि इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें भी टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा और 7 जो है
राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, इसका भी जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है। अब आता है याचिका समिति। याचिका समिति में क्या होता है कि टोटल जो संख्या होती है वो 15 लोगों को होती है, यानी कि 15 सदस्यों की संख्या होती है। इस ये जो सभा का अध्यक्ष होता है, जो सभा के अध्यक्ष होता है उसके द्वारा जो है नाम निर्देशित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, और ये इस समिति का जो कार्य होता है, जो लोकसभा प्रस्तुत करता है वही कार्य जो है इनको जो है प्रतिवेदन के तौर पर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा इतने सारे पॉइंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, 10, 12, 13, 14 क्या हो सकती है? तो याद रखिएगा मिनिमम संख्या जो है 12 होती है। आर्टिकल इससे संबंधित है, आर्टिकल 164(1)(a) में बताया गया है। आर्टिकल 164(a) में क्या बताया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या के बारे में। ठीक है, यानी कि किसी राज्य की जो मंत्री परिषद होती है, राज्य की मंत्री परिषद, ठीक है, तो जो राज्य की मंत्री परिषद होगी वो मुख्यमंत्री के सहित यानी चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे, प्लस अदर मिनिस्टर। ठीक है, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर यानी कि अन्य मिनिस्टर को मिला करके अगर कुल संख्या देखा जाए तो विधानसभा की कुल संख्या का केवल और केवल जो है 15% होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर हम विधानसभा में मंत्रियों की मंत्री परिषद में मंत्रियों की जो संख्या देखें तो नॉर्मली क्या होना चाहिए कि सीएम के साथ जो है टोटल कितने होने चाहिए? अदर मंत्री मिलाकर के 15% होना चाहिए, और नहीं तो 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। यानी कि मिनिमम जो है वो क्या है? 12 जो उनके मंत्री होने चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के साथ। ठीक है, आई होप ये चीज़ें समझ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। तो ये काफ़ी लीडिंग केस है केशवानंद भारती का, जिसमें जो है ये बताया गया है कि न्याय प्रस्तावना को जो है अमेंड नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का जो है क्या होता है कि अगर हम उसको क्या करते हैं कि इस तरह से अमेंड करेंगे ताकि जो है उसकी बुनियादी स्ट्रक्चर को जो है हटा ना पाए या हिला ना पाए। कहने का मतलब ये है कि वो यथार्थ जो है बना रहना चाहिए, यानी कि उसकी ढांचा हमेशा ना अमेंड कर दे कि उसकी ढांचा ढह जाए, यानी कि संविधान वही न रह जाए जैसे पहले था, अर्थात वो अपनी व्यक्तित्व को पहचान को खो दे। ठीक है, यानी कि सिंपल से कहने का मतलब ये है कि आधारभूत ढांचे से संबंधित जो केस है वो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट यानी 1917 का ये मामला था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ सेक्शन सारे हैं, तो याद रखिएगा। आर्टिकल जो 39 ये है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये सही है, ये सही सुमेलित है। अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 जो है क्या बताता है? समान नागरिक संहिता सिविल कोड के बारे में, जो अभी तक सबसे पहले लागू करने वाला राज्य गोवा है, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 यही गलत है, क्योंकि जो न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है वो आर्टिकल 50 में देके रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर जो है ये डी सही है। और फिर आर्टिकल 48 में क्या है? आर्टिकल 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है, न कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण थे। ठीक है, तो सही रूप से सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत के महान्यायाधीश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये क्या है? राष्ट्रपति के किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर होंगे। महान्यायाधीश इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। ठीक है,
तो एक चीज़ ध्यान से देखिए कि ये बात कर रहा है, सिंपल सी बात है, भारत के महान न्यायवादी से संबंधित चीज़ों को, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि जो महान न्यायवादी है, ठीक है, वो बताया गया आर्टिकल 76 क्लास 1 में, ठीक है। उनके बारे में बताया गया है, कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे, ठीक है, उनको जो है क्या करेगा, महान्यायाधीश के तौर पे नियुक्त करेगा। और उसके बाद जो है ये भी बताया गया है कि जो महान न्यायवादी होंगे वो किसके, राष्ट्रपति के प्लेजर पे होंगे, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और ऐसा पारिश्रमिक, यानी कि जो भी चीज़ जो भी भत्ता वगैरह मिलेगा, जो भी पारिश्रमिक होगा, वो राष्ट्रपति जो अवधारित करेगा वही जो है उनको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि संसद नहीं अवधारित करेगा, राष्ट्रपति अवधारित करेगा, यानी कि जो केवल और केवल जो है फर्स्ट सही है, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देकर रखा गया है, ठीक है, वो इसमें से कौन सा सही है, केवल और केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो याद रखिएगा, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग की बात कर रहा है संसद की दोनों सदनों का। तो या ऑप्शन नंबर ये सही है। सामान्य विधेयक जब होता है, सामान्य विधेयक जब भी पारित होता है तो संसद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 108 में जो है इसका प्रावधान किया गया है। संविधान का 108 क्या कहता है, दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वो तब आयोजित किया जाएगा जब विधि निर्माण या विधेयक से संबंधित कोई विचार या उसे पारित करना है और दोनों सदनों में क्या है, मतभेद है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में 108 में क्या होगा, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कौन सा ऐसा डेट था जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को इसे जो है क्या हुआ, अपनाया गया था। याद रखिएगा, इसमें जानते ही आप कि 24 तिल्लियाँ होती हैं राष्ट्रीय ध्वज में, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का वो क्या होता है, 2:3 का होता है, ठीक है, यानी 2:3 का अनुपात वहाँ पे होता है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में विलय सिक्किम का किसने किया। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है क्या हुआ था, इसे सिक्किम को भारत में विलय करा गया, ठीक है। सिक्किम जो राज्य था, सिक्किम राज्य वो कहाँ था, नेपाल और भूटान राज्य, ठीक है। एक साइड से नेपाल था, दूसरी साइड से भूटान था, उन्हीं के बीच में स्थित राज्य था एक छोटा सा, ठीक है। तो इसे जो है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है क्या किया गया, इसे भारत में मिला दिया गया, ठीक है। आई होप ये अब तक के हमने जितने भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। थैंक यू सो मच।